नमस्कार भैया। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 4 पदार्थ धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो विद्या भारती के जो ऑनलाइन वीडियो बनाने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हमने धातु और अधातु के पाठ के अंतर्गत हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। आज एक अन्य गुणधर्म है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रियाएं। धातुओं में विस्थापन अभिक्रियाएं दिखाई देती है। धातु होते हैं वो विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अंतर्गत ही होता है। ये सभी पदार्थ एक दूसरे से विस्थापित नहीं होते हैं। सभी पदार्थ एक दूसरे से विस्थापित नहीं होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो एक अभिक्रिया में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, कोई अभिक्रिया में कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, वह दूसरे अभिकारक जिसके साथ उसकी अभिक्रिया होगी उसके दूसरा अभिकारक जिसके साथ पहले अभिकारक की, जैसे दो अभिकारक हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य बने पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा है। अब इसको समझते हैं। जो परिभाषा पढ़ने से याद होगी या नहीं होगी, लेकिन समझो कि जैसे हमने 5 बीकर ले लिए, 100 ml के 5 बीकर हैं, कांच के बीकर हैं। उन 500 में हमने 50 ml पानी ले लिया, आधा उनको मतलब आधा पानी से भर लिया। पहला बीकर लिया, बीकर नंबर ए। बीकर नंबर ए के अंदर हमने ZnSO4 जिंक सल्फेट घोल लिया। पानी के अंदर ZnSO4 जिंक सल्फेट को घोल लिया। दूसरा बी बीकर है, उसमें हमने आयरन सल्फेट को पानी के अंदर घोल लिया। सी में ZnSO4 को जिंक सल्फेट को घोल लिया। बीकर नंबर डी है, उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 को घोल लिया। और जो बीकर नंबर ई है उसमें कॉपर सल्फेट को घोल लिया। तो ये 5 विलयन बना लिए हमने। पहले में जिंक सल्फेट, दूसरे में आयरन सल्फेट FeSO4, तीसरे में भी जिंक सल्फेट, चौथे और पाँचवें में कॉपर सल्फेट घोल लिया। तो ये विलयन बना लिए। तो पहला बीकर है उसमें हमने घोलने के बाद में उसमें तांबे का बुरादा डाल दिया। इसमें हमने मान लीजिए तांबे का बुरादा डाल दिया, बुरादा। दूसरे में भी हमने तांबे का बुरादा डाल दिया उस बीकर के अंदर जिसमें हमने आयरन सल्फेट घोला था। तीसरे में हमने एक लोहे की कील डाल दी। लोहे की जो कील होती है ना, सामान्य घरों में मिल जाती है, लोहे की कील डाल दी। चौथे में हमने एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, जिंक धातु का एक टुकड़ा डाल दिया। और 5वें बीकर में हमने एक लोहे की कील डाल दी। और इनको हम देखते हैं इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो हमने एक तो ZnSO4 लिया है जिसको हमने पानी में घोला, और इसमें क्या लिया, तांबा। इसमें हमने FeSO4 लिया है और इसमें तांबे का बुरादा डाल दिया। इसमें हमने जिंक सल्फेट लिया, उसमें लोहे की कील डाल दी। इसमें कॉपर सल्फेट लिया, इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिया। इसमें हमने लोहे की कील डाल दी, इसमें तांबे का बुरादा डाल दिया, इसमें तांबे का बुरादा डाल दिया। और 5वें में लोहे की कील डाल दी। तो इस प्रकार से इनमें हम देखेंगे कुछ समय बाद कि इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो हम जैसे आधे घंटे 1 घंटे पश्चात हम जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो पहला ए है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा हमने छोड़ा था वैसा ही ये पड़ा रहेगा। इसमें न कोई रंग में परिवर्तन होगा न कुछ और परिवर्तन होगा। दूसरे में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरे में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप कितनी देर ही उसको पड़ा रहने दें। और चौथे और पाँचवें में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा
कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो सामान्य नीला रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। जैसे आप उसमें जिंक का टुकड़ा डालोगे, थोड़ी देर बाद में वो हल्का नीला हो जाएगा, फिर और ज़्यादा देर पड़ा रहने दोगे तो उसका नीला रंग है वो पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो मतलब इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और जब आप इसमें कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कीट डालोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? रंग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों, इसमें भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, उसमें भी रंग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो लोहे की कील है उस पर क्या होगा? उसके ऊपर क्या होगा कि लोहे की कील पर तांबे की परत जम जाएगी। इसमें लोहे की जो कील होगी उस पर तांबा जम जाएगा, मतलब वो भूरे रंग की हो जाएगी लोहे की कील। लोहे की कील धीरे धीरे कैसी होने लगेगी? भूरी रंग की। और इसका जो विलयन है वो कैसा होगा? हल्का होने लगेगा। तो इसमें मतलब इन दोनों इसमें अभिक्रिया होती है, इनमें नहीं होती है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे कॉपर है, कॉपर है वो जिंक को, अब कॉपर और जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील है। तो कॉपर है वो जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। हमने परिभाषा में पढ़ा ना कि एक परमाणु का समूह दूसरे परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो कहने का मतलब कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। ये कौन क्या है? ज़्यादा क्रियाशील कॉपर से। और ऐसे आयरन है वो क्या? कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। और जिंक है वो आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो मतलब कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, ये इसको हटा नहीं सकता, मतलब विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर है वो आयरन को नहीं हटा सकता क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। ये इसको FeSO4 को मतलब तोड़ नहीं सकता। और Fe है वो ZnSO4 में से जिंक को नहीं हटा सकता क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये अभिक्रियाएँ नहीं होती हैं, ये तीनों अभिक्रिया नहीं होती। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है ये समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए। कि जैसे ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो यहाँ से टूटता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जिंक डाला है। तो जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को तोड़ देगा, कॉपर सल्फेट को तोड़ देगा। और जिंक है वो कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो जिंक की जगह, कॉपर की जगह जिंक आ गया तो क्या बन गया? ZnSO4। और कॉपर है वो क्या हो गया? अलग हो गया। यानी जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा ना कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे जिंक है उसने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, इसको हटा दिया और खुद इसकी जगह आ गया। और क्या बन गया? जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर है वो अलग हो गया। तो जिंक सल्फेट बनते ही जो कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग है वो क्या हो जाएगा? नीला रंग धीरे धीरे समाप्त, और वो हल्के रंग का हो जाएगा और लास्ट में एकदम वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, और इसमें जब होगा तो जो लोहे, अब इसमें क्या होगा? कॉपर सल्फेट है, आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील। आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील था वैसे ही कॉपर से ज़्यादा आयरन अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो कॉपर अलग हो गया और FeSO4 बन जाएगा। और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे ये कॉपर यहाँ पे धीरे धीरे कॉपर की परत बन जाती है, यानी जो विलयन है उसमें नीचे भूरे रंग का एक पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, वो होता है कॉपर। तो कहने का मतलब कि कोई भी ज़्यादा अभिक्रियाशील कोई परमाणु या परमाणु का समूह होता है वो कम अभिक्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह को उसके यौगिक में से, उसके परमाणु समूह में से उसको विस्थापित कर सकता है। इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर कोई कम अभिक्रियाशील है वो नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक टेबल होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे ये। तो इस टेबल को, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। धातुओं की है ये, किसकी है? धातुओं की। क्योंकि विस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः धातु प्रदर्शित करते हैं, तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। तो इसी क्रम में होता है, क्योंकि इसमें जो ऊपर धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता वो कम होती है।
तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम। उससे कम कौन है? सोडियम। इससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ये हाइड्रोजन अधातु है लेकिन इसको यहाँ पे रखा जाता है। कॉपर, मरकरी, पारा, सिल्वर, चांदी, एयू, सोना, गोल्ड। तो सोना सबसे क्या है? कम अभिक्रियाशील है। तो कहने का मतलब कि इस अभिक्रियाशीलता को हम ऊपर से नीचे की तरफ याद रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि जिंक है और कॉपर है, तो जिंक कहाँ है? ये। कॉपर कहाँ है? ये। मतलब जिंक अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में ऊपर आ रहा है, मतलब नीचे वाला तत्व है वो ऊपर वाले तत्वों को इसको विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। समझ में आ गई? और हमने इधर क्या देखा कि कॉपर को जिंक ने विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर आता है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में, कॉपर है वो नीचे आता है। तो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए ये सक्रियता श्रेणी याद रखनी पड़ती है इसमें, कि इस सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाला तत्व है वो कभी भी अपने से ऊपर आने वाले अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आने वाले तत्व का प्रतिस्थापन नहीं करता है। नीचे ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये एक सक्रियता श्रेणी है अभिक्रियाशीलता की, कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो हमने अभी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं धातु और अधातुओं के अपने जीवन में क्या उपयोग है। आपने धातुओं के उपयोग तो बहुत देखे हैं, अपने घरों में या कारखानों में जितनी मशीनें होती हैं वो धातु की बनी होती है, लोहे की, एल्यूमिनियम की, इनकी। मोटर गाड़ियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती है? धातुओं की बनी होती हैं। वायुयान होते हैं वो किसके बने होते हैं? धातुओं के। रेलगाड़ियों के डिब्बे, घरों में जो भी बर्तन हैं वो उपग्रह हैं। औद्योगिक साजो सामान, उद्योगों में जितना भी सामान, मशीनें जितनी भी काम आती है वो सारे। जल बॉयलर, जल को उबालने के उपकरण जो आते हैं बड़े बड़े गर्म पानी करने के, उन सब में धातु का उपयोग। अब धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमने धातु के भौतिक गुण पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं। जैसी उनको आघातवर्ध्य होते हैं, तो तन्य और आघातवर्ध्य होने से जैसी उनको आकृति हम चाहते हैं वैसा बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमें पता है आभूषण भी बनाए जाते हैं। आभूषण किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। तो कहने का मतलब धातुओं के उपयोग तो हम बहुत जानते हैं कि धातु हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो हम ज़्यादातर मशीनें और वगैरह देखते हैं वो सब किसकी बनी होती है? धातुओं की। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं, ठोस होते हैं, चमकीली धातुएं होती हैं। ठीक है, उनकी परत चमकीली होती है, इसलिए आभूषणों में काम आते हैं। सोना चांदी होते हैं वो चमकीले होते हैं। तन्य होते हैं, जैसी तन्य और आघातवर्ध्य होने से जैसी हम आकृति चाहते हैं वैसी उनको आकृति में ढाल सकते हैं। इसलिए धातुओं का हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोग होता है। तो ये तो धातुओं के उपयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं साइकिल बनी है तो किसकी बनी है? धातु की बनी। तो अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग की जब बात आती है तो बच्चे क्या हैं, उनको पता नहीं होता कि अधातुएं क्या। धातु तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन अधातुओं में क्या? तो अधातुओं में सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन। हम श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सी है? CO2। तो श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। उर्वरक जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो पौधों में दिए जाते हैं उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, अन्य भी अधातुएं होती हैं। कुछ धातुएं भी होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अधातुओं की। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन की गोलियां आती हैं, बाज़ार में मिलती हैं। पानी अशुद्ध हो जाता है कुओं में, इनमें डाले जाते हैं, क्लोरीन की गोलियां आती हैं। क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो क्लोरीन जैसी अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसके अलावा अधातु का उपयोग एक बैंगनी रंग का विलयन आता है जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका उपयोग हम करते हैं। उसमें भी ऑक्सीजन होता है, अधातु होती है। धातु भी होते हैं उसमें, अधातु भी होती हैं। इसके अलावा अपन पटाखे देखते हैं, पटाखों में जो बारूद आता है
तो पटाखों में बारूद के रूप में यह धातु कौन सी? सल्फर होता है, उसमें फास्फोरस होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है बारूद बनाने में, पटाखे बनाने में। इसके अलावा हम दिया सलाई, जो माचिस की तिल्ली होती है, तो माचिस की तिल्ली में भी बारूद ही होता है, वो पटाखों वाला बारूद ही होता है, बस वो फास्फोरस और सल्फर का उसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चे जो गुब्बारे उड़ाते हैं, जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं, जो छोड़ने पर ऊपर चले जाते हैं, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, तो वो गुब्बारे हल्के होते हैं, तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो H2 भी क्या है? अ धातु है। तो हमने कुछ अ धातुओं के उपयोग पढ़े हैं, ऐसे तो अ धातुओं के बहुत उपयोग है, तो हमने 7 उपयोग पढ़े हैं, जिनमें से आपको कम से कम 5 ध्यान में रहने चाहिए। अब हमने धातु और अ धातु का पाठ पढ़ा, तो हमने धातुओं के गुण धर्म भी पढ़े, अ धातुओं के भौतिक गुण धर्म भी पढ़े। तो उनमें कुछ अपवाद हैं कि कुछ धातु ऐसी होती हैं जो जिनमें अ धातुओं के गुण होते हैं, और कुछ अ धातु ऐसी होती है जिनमें धातु के गुण होते हैं। तो उनके कुछ अपवाद है जो हमें ध्यान में रहनी चाहिए। कोई भी आगे हमसे पूछता है सामान्य, तो हमें ध्यान में रहना। तो धातु और अ धातुओं के हम अपवाद पढ़ते हैं कि मरकरी है, जैसे कुछ धातुएं होती हैं उनमें अ धातुओं के गुण होते हैं, अ धातु होती हैं वो उनमें धातुओं के गुण होते हैं, तो वो अपवाद कहलाते हैं। जैसे हमने धातुओं में पढ़ा कि धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, वो हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन उसका एक अपवाद है कि एक धातु है जिसका नाम है पारा, जो अपने थर्मामीटर में आप देखते हो ना, चमकीला सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, वो पारा होता है। वो लिक्विड अवस्था में, मरकरी बोलते हैं उसको, Hg, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मतलब बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन यह एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी सब धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। दूसरा अपवाद है कि जो धातु होते हैं ये उनके गलनांक, और वो इतने कठोर होते हैं कि उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक गैलियम है, एक सीजियम है, ये 2 ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। कितना कम होता है? कि अगर आप इनको अपनी हथेली पर रखो तो ये पिघल जाएगी, हथेली पर रखते ये पिघल जाती है, मतलब हाथ की गर्मी से ये द्रव अवस्था में आ जाती हैं। फिर आता है, तो मतलब गैलियम और सीजियम है वो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं। फिर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों धातुएं। अब धातुएं इतनी कठोर होती है कि उनको पीटने से या ऐसे पीटने से वो चादर बनती है या तन्य होती है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं वो इतनी मुलायम होती है, कठोर नहीं होती है। बाकी सब धातुएं कठोर होती है, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काट सकते हैं। जैसे पनीर काटते हैं, जैसे पनीर का टुकड़ा होता है ना, उसको आप चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, वैसे इसको भी हम चाकू से काटा जा सकता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। बाकी किसी भी धातु को चाकू से काट कर उसके टुकड़े नहीं कर सकते। और जबकि अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। इनका क्यों होता है? इनका घनत्व और गलनांक कम होता है, और इन जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का गलनांक और जो घनत्व होता है वो भी कम होता है। अब ये तो तीनों धातुओं के अपवाद पढ़े हमने। अब 2 अ धातुओं के अपवाद भी पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट, जो कार्बन अ धातु का अपरूप होता है। कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में होता है। हीरा है वो भी उसका अपरूप है। तो हीरा तो एक ऐसा है कि वो प्रकृति में पाए, हीरा भी एक अपरूप है, इसका एक अपवाद है, याद रखना। हीरा अ धातु होते हुए भी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें लिख देना कि हीरा कठोर होता है, जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। हालांकि वो अ धातु होते हुए भी, क्योंकि बाकी अ धातु में ये धातुओं से भी ज़्यादा कठोर होता है। और एक है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, ये कार्बन अ धातु का ये पूर्व, हीरा भी कार्बन अ धातु का अपरूप है और हीरा भी है। तो ये तो इतना कठोर होता है कि इसको प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी अपवाद इसका। और ग्रेफाइट है, अब अ धातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है?
कुचालक, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो मशीनों में जो ब्रुश लगे होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि ये विद्युत का चालन करता है, इसमें से विद्युत प्रवाहित होती है। अपने पेंसिल की होते हैं ना, पेंसिल में जो गुड़ी, जो लिखने वाला भाग, काले रंग का भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है और वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि अन्य सभी अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। एक है आयोडीन, धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये भी क्या, अधातुओं का अपवाद। तो ये अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये पाठ आज आपका पूरा होता है। इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न दूंगा, तो वो आपको करने हैं, याद करने हैं, रजिस्टर में करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।